हेलो नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सिंह गवर्नमेंट एग्ज़ाम पॉइंट पर। तो आज हम लोग बिहार स्टेट 2025 का पेपर 2 सब्जेक्ट जूलॉजी का बचा हुआ सवाल 51 to 100 को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 1 to 50 में ऑलरेडी कल डिस्कस करके अपलोड कर चुका हूं। आज हम लोग 51 से 100 तक डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए पात्रता परीक्षा में बैठना चाहते हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए फटाफट मेरे साथ जुड़ जाइए और बाकी क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हैं कि क्वेश्चन का स्तर क्या था। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता क्या है, विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू अबाउट हाइपोथैलेमस। इस चार दिए हुए स्टेटमेंट में से कौन सा कथन हाइपोथैलेमस के लिए सही नहीं है। पहला कथन कहता है इट कंटेन्स न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। ये कथन सही है कि हाइपोथैलेमस में न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होता है और यहीं से हार्मोन्स का सिक्रीशन भी होता है। ठीक है, चलते हैं ऑप्शन बी की तरफ। इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। यह भी सही है, हाइपोथैलेमस बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तीसरा, इट लाइज बिसाइड थैलेमस। नहीं, ऑप्शन सी है जो हाइपोथैलेमस के लिए स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये थैलेमस के बिसाइड में नहीं, थैलेमस के बेस में पाया जाता है। थैलेमस के बेस में हाइपोथैलेमस पाया जाता है। बेस में क्या पाया जाता है? हाइपोथैलेमस पाया जाता है। इसलिए ऑप्शन सी ही इसका सही उत्तर होगा। इट कंट्रोल्स हंगर, यह भी सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी। किडनी में नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है, नेफ्रॉन क्या काम करता है? स्टेटमेंट ऑप्शन ए प्रोटीन सिंथेसिस, गलत। नेफ्रॉन कभी भी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता है। ऑप्शन बी गैस एक्सचेंज, कभी नहीं करेगा। ब्लड क्लॉटिंग कभी नहीं करेगा। नेफ्रॉन क्या करता है किडनी में? यूरिन का फॉर्मेशन करता है, और ये नेफ्रॉन किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। किडनी नेफ्रॉन से मिलकर बना हुआ है, और प्रत्येक, हमारे पास 2 किडनी है, तो प्रत्येक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन सेल्स होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलेलिज्म। मल्टीपल एलेलिज्म जेनेटिक्स का सवाल है। कहता है कि मल्टीपल एलेलिज्म का कौन इसमें उदाहरण है। ह्यूमन ब्लड ग्रुप सही है, ये मल्टीपल एलेलिज्म का उदाहरण है। इसमें कौन कौन सा एलील्स होता है? IA, IB और IO, ये 3 एलील होता है। ये आप समझ पा रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। उसी तरह आई कलर इन ड्रोसोफिला, यह भी मल्टीपल एलिज्म का होता है। RBC, सिकल सेल RBC, ये ऐसा होता नहीं है। सिकल सेल RBC पॉपुलेशन लेवल पर मल्टीपल एलिज्म शो करता है। ठीक है, इसी वजह से क्योंकि ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, इसलिए सी को भी सही मान लिया जाए, तो डी भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद है तो लाइक भी करते रहिए, और चैनल को नए सब्सक्राइबर सब्सक्राइब भी करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी। अनुकूली प्रतिरक्षा की इसमें कौन सी विशेषता नहीं है? तो एडेप्टिव इम्यूनिटी इम्यूनोजेनिक मेमोरी होता है, सही बात है। एडेप्टिव इम्यूनिटी जो होता है ये मेमोरी सेल भी होता है, ये याद रखता है। कोई भी बॉडी में इन्फेक्शन फैलेगा उसको याद रखेगा, ताकि जब ये इन्फेक्शन दोबारा होगा तो दोबारा ये बड़े जोर से और बहुत ही ताकतवर से उस इन्फेक्शन से लड़ लेगा। एंटीजन नॉन स्पेसिफिसिटी, यही तो ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी ही सही है, क्योंकि एंटीजन स्पेसिफिसिटी होता है एडेप्टिव इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिसिटी नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, सही बात है। स्वयं और गैर स्वयं सेल की पहचान करता है, इसमें डाइवर्सिटी भी होती है, भी ऑप्शन ए भी सही है। इसलिए ऑप्शन बी जो है यही इसका विशेषता नहीं है, क्योंकि इसकी विशेषता है एंटीजन स्पेसिफिसिटी, एंटीजन नॉन स्पेसिफिसिटी नहीं होता है। ये समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए क्वेश्चन 55 की तरफ।
नोटोकॉड अकर्स थ्रू आउट लाइफ, पूरे जीवन भर नोटोकॉड रहा, प्लस ये नोटोकॉड पूरे बॉडी के लेंथ में भी नोटोकॉड रहा। इसमें कौन सा होगा? हेमिकोडेटा नहीं होगा। हेमी मतलब होता है हाफ, कोडेटा के हाफ ही लाइफ में नोटोकॉड था। यूरोकोडेटा में यूरो मतलब होता है टेल, इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म के टेल में ही सिर्फ नोटोकॉड है। वर्टिब्रेटा में तो लेटर स्टेज यानी एडल्ट स्टेज में नोटोकॉड को हटा करके वर्टिब्रल कॉलम आ गया था, इसलिए ऑप्शन डी भी सही नहीं होगा। ऑप्शन ए सही है, सिफेलोकोडेटा, इसके हेड से लेकर के टेल तक थ्रू आउट लाइफ नोटोकॉड रहा है। ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। विच एंजाइम इज यूज टू अनवाइंड डीएनए? डीएनए को खोलने में किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? याद रखिएगा, डीएनए को खोलने के लिए हम हेलिकेज नामक एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। हेलिकेज नामक। लाइगेज के बारे में सुन लीजिए। लाइगेज क्या करता है? दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से लाइगेज जोड़ता है। टोपोआइसोमरेज करता क्या है? डीएनए में किसी प्रकार का सुपर क्वाइलिंग होगा तो उसको रिलीव करता है टोपोआइसोमरेज। एक्सोन्यूक्लियस करता क्या है? डीएनए क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन है, तो चेन के इंड पर, चेन मान लीजिए चेन है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन है, चेन के इंड पर यहां से एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइड को तोड़ के बाहर निकाल देता है। तो आपको मैं सारा ऑप्शन बता दिया, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। गोल्डन एज ऑफ डायनासोर, डायनासोर के गोल्डन एज को क्या कहते हैं? डायनासोर के गोल्डन एज को बोलते हैं मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरा इज द गोल्डन एज ऑफ डायनासोर। सेनोजोइक क्या है? ये मैमल्स का एरा है, मैमल्स का एरा है। सेनोजोइक मैमल्स का एरा है। पैलियोजोइक आर्थ्रोपोडा का एरा है, आर्थ्रोपोडा का एरा है। और पहला लाइफ, फर्स्ट लाइफ जो लैंड पर ठहरा वो भी आपका पैलियोजोइक में था। तो ऑप्शन ए सही हो गया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं। माँ के दूध में निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबॉडी मौजूद होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका उत्तर होगा आईजीए। याद रखिएगा, बॉडी के किसी भी सिक्रीशन में आईजीए एंटीबॉडी पाया जाता है, ये याद रखिएगा। आईजीएम के लिए लिख लीजिए, जब भी बॉडी में इन्फेक्शन होगा, क्या होगा? इन्फेक्शन होगा, तो इन्फेक्शन में जो एंटीबॉडी फर्स्ट रेस्पॉन्स देता है, पहला रेस्पॉन्स देता है, उस एंटीबॉडी का नाम है आईजीएम। याद रखिए, कॉपी में लिख लीजिए। आईजीजी ये एक लौता एंटीबॉडी है जो क्रॉस करता है प्लासेंटा को। माँ से बच्चों में प्लासेंटा के जरिए आईजीजी जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आईजीडी मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी है, ये आपका मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी है, मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी है। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। विच कंबाइंड वैक्सीन इज गिवन टू चिल्ड्रन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट टेटनस, whooping cough, डिप्थेरिया? डी से डिप्थेरिया कैपिटल डी, whooping cough पर्टूसिस पी, टेटनस टी, यानी डीपीटी वैक्सीन। डीपीटी वैक्सीन जो होता है, यही डीपीटी वैक्सीन तीनों का एक साथ वैक्सीन है। डी से डिप्थेरिया, पी से पर्टूसिस, टी से टेटनस। तो डिप्थेरिया होगा, हुपिंग कफ के लिए पर्टोसिस होता है और टेटनस के लिए टेटानी होता है। समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं। बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन किसके लिए होता है? टीबी के लिए होता है। टीबी ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी होता है उसके लिए बीसीजी वैक्सीन होती है। टीएबी वैक्सीन किसके लिए होता है? तो टीएबी वैक्सीन होता है, लिख लीजिए कॉपी में, टाइफाइड प्लस पैराटाइफाइड, पैराटाइफाइड, इस दोनों के लिए टीएबी वैक्सीन होता है। एचआईवी वैक्सीन किसके लिए होता है? एचआईवी ये होता है हीमोफिलस
एनाफिलस इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा टाइप बी, इसके लिए वैक्सीन होता है। तो ऑप्शन है ए इसका सही है, बाकी बी सी डी के बारे में मैंने आपको बता दिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। एबंडेंट इनहिबिटोरी न्यूरोट्रांसमीटर फाउंड इन सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर का नाम बताइए जो इनहिबिटोरी हो, अपना एक्शन पोटेंशियल को इनहिबिट करता है, जिसका नाम है गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड। कॉपी में लिख लीजिए, गामा लिनोलेनिक एसिड ये एक फैटी एसिड है, और गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज ये एक एंजाइम है। तो ऑप्शन ए गलत, बी गलत, सी सही है। अगर हम आपसे पूछे एक्साइटेटोरी, वो तो इनहिबिटोरी हो गया जो इनहिबिट कर रहा है, तो एक्साइट करने वाला न्यूरोट्रांसमीटर का नाम बताएंगे, तो उसका नाम है एसीएच, एसिटाइल कोलिन। उसके बाद में एस्पार्टेट, एस्पार्टेट, उसके बाद में ग्लूटामेट, ग्लूटामेट, ये सब क्या है, ये सब एक्साइटेटोरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो एक्साइट करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 के पास आइए। व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय हेटेरोटॉपिक ऑर्गेनिज्म कंज्यूमर्स, कंज्यूमर के द्वारा नया ऑर्गेनिक मैटर को जिस रेट से प्रोडक्शन करता है उस टर्म को क्या बोलते हैं, उस टर्म को बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। याद रखिएगा। बाकी ए बी और सी डी के बारे में बताते हैं। जब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसको कहेंगे, जब ऑटोट्रॉफ, जब ऑटोट्रॉफ अपना खाना खुद बनाए तब कहेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये क्या है, जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जब ऑटोट्रॉफ टोटल ऑर्गेनिक बायोमास बनाए, टोटल ऑर्गेनिक बायोमास बनाए, उसको बोलते हैं जीपीपी। एनपीपी किसको बोलते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या होगा, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बराबर होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पायरेशन। अरे सांस भी तो लोगे भैया, सांस लोगे तो वहां पर कुछ ऑर्गेनिक मैटर जलेगा, उसी से आपको ऊर्जा भी तो मिलेगा, उसी को बोलते हैं जीपीपी माइनस रेस्पायरेशन बराबर एनपीपी। ये सब याद रखिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ आइए। इनमें से कौन सा सेल है जिसमें सेल वाल नहीं होता है? बड़ा आसान सवाल है। प्लांट सेल में सेल वाल होता है, याद रखिएगा। और ये सेल वाल, प्लांट सेल का सेल वाल सेलुलोज से मिलकर बना है। बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कॉपी में लिख लीजिए। बैक्टीरियल सेल का सेल वाल आपका पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बना होता है बैक्टीरिया का सेल वाल। फंगल का सेल वाल आपका काइटिन से मिलकर बना हुआ है, कॉपी में लिख लीजिए। एनिमल सेल में, एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर 62 नंबर क्वेश्चन। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। सैलामेंडर बिलोंग्स टू विच क्लास, किस क्लास से, किस वर्ग से सैलामेंडर बिलोंग कर, सैलामेंडर आपका एक ऑर्गेनिज्म है, ये एग्जाम्पल है किस क्लास का, एम्फीबियंस का एग्जाम्पल है, एम्फीबियंस का। इस तरीके का एग्जाम्पल याद करना है तो मेरे द्वारा एनिमल किंगडम का कंप्लीट वीडियो अपलोड किया गया है सिंह गवर्नमेंट एग्जाम पॉइंट पर, उसको जाके देखिए। वहाँ पर सारे एग्जाम्पल्स को याद कराने के लिए ट्रिक्स मैंने बता रखा है और सारा एग्जाम्पल दे रखा है, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए बायोप्लास्टिक, ये पॉलीमर का नाम दिया है, इसमें कौन सा पॉलीमर को इस्तेमाल करते हैं बायोप्लास्टिक बनाने के लिए? याद रखिएगा पीएचबी, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट, इसी को इस्तेमाल करते हैं बायोप्लास्टिक बनाने के लिए। बाकी जो तीनों पॉलीमर है ये सिंथेटिक पॉलीमर है, इससे बायोप्लास्टिक नहीं बनता है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। 65 की तरफ चलते हैं। बाइल एसिड कहाँ से बनता है? तो बाइल एसिड बनता है कोलेस्ट्रॉल से। कहाँ पर बनता है? लीवर में। लीवर में कोलेस्ट्रॉल से बनाया जाता है क्या? बाइल एसिड, याद रखिएगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे उम्मीद करता हूं। अमाइनो एसिड से नहीं बनता है, फैटी एसिड से नहीं बनता है, बिलिरुबिन से नहीं बनता है। बिलिरुबिन याद रखिएगा, बिलिरुबिन जो है ना,
जब हीमोग्लोबिन टूट जाता है तो हीम जो बचता है, हीम ग्रुप जो बचता है, उसी हीम ग्रुप से बिलिरुबिन बनता है। ये आप याद रखिएगा। अमाइनो एसिड प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस से बनता है, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो गया ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। अपर मोस्ट लेयर ऑफ एन एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या होता है? कोई एक्वाटिक इकोसिस्टम है, यानी एक जलीय परिस्थिति है, इसके सबसे ऊपर के सरफेस पर कौन पाया जाता है? तो ऊपर के सरफेस पर नेक्टोन भी पाया जाता है, प्लैंकटन भी पाया जाता है। जो बेंथोस होता है, ये बेंथोस एक्वाटिक इकोसिस्टम के कहाँ पाया जाता है? बेस में पाया जाता है, याद रखिएगा, बेस में। इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। अवेलेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन फॉर प्लांट, पौधों के लिए नाइट्रोजन का उपलब्ध रूप क्या? यानी प्लांट को नाइट्रोजन किस फॉर्म में उपलब्ध होता है? तो याद रखिएगा, नाइट्रेट के फॉर्म में। नाइट्रेट के फॉर्म में एक और होता है अमोनियम के फॉर्म में, NH4+। नोट अमोनिया, इट्स अमोनियम। अमोनिया दिया है, ये ऑप्शन गलत है। अमोनियम आयन के फॉर्म में और नाइट्रेट आयन के फॉर्म में नाइट्रोजन पौधों के लिए उपलब्ध होता है, इसी रूप में उपलब्ध किया जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है कि DNA का मैनिपुलेशन जेनेटिक इंजीनियरिंग में संभव हो सका किसके डिस्कवरी के बाद? DNA का मैनिपुलेशन का मतलब है कि DNA को काट देना, फ्रैगमेंट में, टुकड़ा टुकड़ा में DNA को काटना। इस काटने की प्रक्रिया तभी संभव हो पाई जब रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम का डिस्कवरी हुआ। याद रखिएगा, प्राइमेट से आरएनए प्राइमर बनता है, ट्रांसक्रिप्टेज से ट्रांसक्रिप्शन में काम आएगा, पॉलीमरेज आपका रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन में काम आता है। तो ABC आपका आंसर नहीं होगा, आंसर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ तक समझ पा रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। नंबर ऑफ बायो जोग्राफिकल जोन इन इंडिया, भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 10 है, टोटल 10 संख्या है। इसको याद रखिएगा, ये फैक्चुअल डाटा है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विभिन्न गुणसूत्रों पर मौजूद 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र जीन जो लगभग समान फेनोटाइप निर्धारित करते हैं कहलाते हैं। यानी जब डिफरेंट क्रोमोसोम पर जीन मौजूद है और दोनों जीन स्वतंत्र रूप से एक ही प्रकार के फिनोटाइप को बना रहे हैं, तो उस प्रकार के गुणसूत्रों को कहा जाता है क्या? डुप्लीकेट जीन कहते हैं, डुप्लीकेट जीन, याद रखिएगा। सप्लीमेंट्री जीन क्या करता है? वन जीन सप्रेस अदर जीन, वन जीन सप्रेस अदर जीन, इसी को बोलते हैं सप्लीमेंट्री जीन। और कॉम्प्लीमेंट्री जीन में क्या होता है? जो दोनों जीन स्वतंत्र रूप से अपना काम करते हैं, बट एक फिनोटाइप को नहीं बनाते, काम करते हैं अपना। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री जीन। आंसर क्या हुआ? डुप्लीकेट जीन। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। चलिए क्वेश्चन 71 की तरफ। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आनुवांशिक संरचना वाला होता है। यानी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के लिए कौन सा क्रोमोजोम या ऑटोजोम का कॉम्बिनेशन होगा? इसमें होता है 44 ऑटोजोम और एक एक्स्ट्रा वाई आ जाता है, तो ये होता है मेल, ये सुपर मेल होता है। ठीक है, XXY हो गया। बी जो हो गया 44 ऑटोजोम प्लस X0, ये होता है टर्नर सिंड्रोम। होता क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम, याद रखिएगा, टर्नर सिंड्रोम। और सी और डी ऐसा कुछ नहीं होता, ये गलत कॉम्बिनेशन बनाया गया है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 71। चलते हैं 72 की तरफ। अंत तक जुड़े रहिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि टोटल 50 क्वेश्चन है। व्हाट इज द रोल ऑफ tRNA? tRNA का क्या रोल है? तो tRNA का रोल क्या है कि tRNA अमाइनो एसिड को mRNA के पास लेके आता है, जेनेटिक कोड को रीड करता है और mRNA को ट्रांसलेट करके प्रोटीन को जनरेशन करता है। तो यही काम है tRNA का। इट प्रोवाइड टेम्परेचर नहीं,
इट प्लेज अ कैटालिटिक रोल, नहीं कैटालिटिक रोल नहीं करता है। इट प्लेज अ स्ट्रक्चरल रोल, ये भी काम नहीं करता है। इट ब्रिंग्स अमाइनो एसिड एंड रीड्स द जेनेटिक कोड, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। स्टडी ऑफ एन इंटायर कम्युनिटी इन रिलेशन टू इट्स इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के पर्यावरण के संबंध में संपूर्ण समुदाय का स्टडी को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है सीन इकोलॉजी, सीन इकोलॉजी। और जब हम इंडिविजुअल का स्टडी करते हैं पर्यावरण के संबंध में, इंडिविजुअल स्टडी, उसको बोलते हैं ऑटो इकोलॉजी कहते हैं। रिसोर्स में रिसोर्स की पढ़ाई करते हैं, स्पेस में स्पेस की पढ़ाई करते हैं। इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन 74 की तरफ। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है? देखिए क्या कहते हैं, क्लीविंग डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोस एंड ज्वाइनिंग विथ पॉलीमरेज, गलत। डीएनए को रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोस से काटने के बाद में पॉलीमरेज से ज्वाइन नहीं करते हैं। क्लीविंग एंड ज्वाइनिंग डीएनए विथ रेस्ट्रिक्शन, नहीं, भी गलत है। क्लीविंग डीएनए विथ रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोस एंड ज्वाइनिंग विथ लाइगेज, यही सही उत्तर है। डीएनए को तोड़ना है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से और उनको जोड़ना है लाइगेज से, लाइगेज ही उनको जोड़ता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 75 की तरफ। कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ कार्डियक साइकिल इज कॉल्ड, हृदय चक्र का संकुचन चरण कहलाता है सिस्टोल, सिस्टोल को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन फेज। डायस्टोल को बोलते हैं रिलैक्सेशन फेज, क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन फेज। डायस्टोल रिलैक्सेशन फेज, सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन फेज। एट्रियल डीपोलराइजेशन को बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन संबंधित है डायस्टोल से, डायस्टोल से, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है, बाकी के बारे में बता दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ चलिए। प्रोसेस ऑफ स्पेसिएशन दैट अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ज्योग्राफिकल बैरियर, बिना ज्योग्राफिकल बैरियर यानी प्रजातिकरण की प्रक्रिया कहलाती है भौगोलिक बाधाओं के अभाव में। इस प्रकार के स्पेसिएशन को कहते हैं सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन, जहां पर किसी भी प्रकार का भौगोलिक बाधाएं नहीं होती है। एलोपैट्रिक में जो स्पेसिएशन होता है इसमें भौगोलिक बाधाएं होती है। पैरापैट्रिक में तो वहां से कुछ समूह निकलेंगे बाहर और कहीं और जाकर के अपना स्पेसिएशन कर लेते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ, ठीक है। इसमें से कौन सा एंजाइम जिम्मेवार होता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए? उस एंजाइम का नाम है फास्फोग्लूकोम्यूटेज। ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। एपीमेरेज करता क्या है? एपीमेरेज किसी एक पर्टिकुलर कार्बन पर ग्रुप के पोजीशन को बदल देता है, याद रखिएगा। ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज क्या करता क्या है? ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज, ग्लाइकोज GLY मतलब ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, याद रखिएगा। आइसोमरेज करता क्या है? एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 78 की तरफ चलिए। द प्रोसेस बाय विच ए फर्टिलाइज एग डिवाइड्स टू फॉर्म ए मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो, फर्टिलाइज एग में बार बार डिवाइड करके मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बनाता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं क्लीवेज, याद रखिए क्लीवेज होता है, क्लीवेज। डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि कोई सेल एक पर्टिकुलर काम को करने के लायक बन जाता है। गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है कि गैस्ट्रुलेशन के दौरान 3 जर्म लेयर बनता है, इक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म। लिगामेंट फॉर्मेशन नहीं होता, ये गलत स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में 79 की बात करें, इसमें से कौन सा डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है यूकैरियोटिक सेल में जो एटीपी बनाता है? ये सब बच्चा जानता है, आपको भी जानना चाहिए।
उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, इसमें एटीपी बनता है। न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है। लाइसोजाइम को बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। कॉपी में लिखते जाइएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। कौन सा वेक्टर यूज किया जाता है ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग में? ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग में हम यूज करते हैं बैक वेक्टर का, क्योंकि बैक वेक्टर का कैपेसिटी ज़्यादा होता है, क्योंकि ह्यूमन जीनोम का साइज भी ज़्यादा होता है। याद रखिएगा। टीडीएनए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूफिशेंस में इस्तेमाल करते हैं, उस वहाँ पर इन्फेक्शन में इस्तेमाल करते हैं। आरएनए आपका वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है। एक्सप्रेशन वेक्टर से हम क्या करते हैं, एमआरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ये आपको समझ में आ गया हुआ। चलते हैं क्वेश्चन 81 की तरफ। एलेक्स जेफरे को किस नाम से संबोधित करते हैं? तो एलेक्स जेफरे को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जनक माना जाता है। एलेक्स जेफरे को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जनक मानते हैं। और कॉपी में लिख लीजिए, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन कहलाते हैं? वो कहलाते हैं डॉक्टर लालजी सिंह सर। डॉक्टर लालजी सिंह सर। डॉक्टर लालजी सिंह सर भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के क्या थे? जनक थे। ठीक है, याद रखिएगा। विश्व भर में एलेक्स जेफरे साहब थे, लेकिन भारतवर्ष में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक थे डॉक्टर लालजी सिंह सर। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन क्लोनिंग वेक्टर? किसी क्लोनिंग वेक्टर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का क्या काम है? वह काम करता है सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करता है। सिलेक्टेबल मार्कर यानी एक बार जब वेक्टर को क्लोन कर लीजिएगा और किसी सेल में डाल दीजिएगा, तो इसी सिलेक्टेबल मार्कर के यूज करके हम क्लोनिंग वेक्टर को पहचान सकते हैं कि वो ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है कि नहीं हुआ है। बाकी ऑप्शन गलत है। विच ग्रुप डज नॉट कंटेन पॉलिप? ये सिलेंटेटा में पॉलिप मेडुसा का कन्वर्जन होता है। एंथोजोआ में होता है, हाइड्रोजोआ में होता है, साइपोजोआ में होता है। कैलकेरिया में पॉलिप स्टेज नहीं होता है। याद रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। चलिए, इनमें से कौन सा एक प्रकार का एक्टिव सेल डेथ प्रोसेस है? याद रखिएगा, एपोप्टोसिस एक्टिव सेल डेथ होता है। नेक्रोसिस इंजरी, जब कहीं इंजरी होता है तभी सेल का डेथ होता है। सेनेसेंस सेल साइकिल का अरेस्ट होता है। लाइसिस ब्रेकडाउन को कहते हैं। तो एक्टिव सेल डेथ प्रोसेस होता है, एपोप्टोसिस को बोलते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं। क्वेश्चन 85 को देखिए। सेगमेंटल स्ट्रक्चर जो वर्टिब्रल कॉलम के अलोंग था डेवलपिंग एम्ब्रियो में, ये कहाँ से डिराइव होता है? तो ये डिराइव होता है सोमाइट सेल से। सोमाइट सेल से ये सोमाइट सेल से आपका डिराइव किया जाता है। याद रखिएगा। नोटोकॉर्ड ही बाद में वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है। ब्लास्टोमियर को बोलते हैं इम्ब्रायोब्लास्ट। यही इम्ब्रायोब्लास्ट क्या करता है, बाद में आपका टोटल एक फीटस को जन्म देता है। ब्लास्टोसिस्ट ही इम्प्लांट करता है फीमेल के यूट्रस में और बाद में टोटल फीटस को जन्म देता है, यानी डेवलप करने के बाद में। सपोर्टिंग सेल का नाम बताइए जो माइलिन शीथ को बनाता है पीएनएस में। आंसर होगा स्वान सेल। स्वान सेल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ को बनाता है। बाकी एस्ट्रोसाइट, सैटेलाइट सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ये पाया जाता है सीएनएस में, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं आगे क्वेश्चन 87 की तरफ। प्रोसेस बाय विच अनरिलेटेड स्पीसीज डेवलप सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यू टू सिमिलर सिलेक्शन, यानी कुछ स्पीसीज है जो अनरिलेटेड है, जो एक दूसरे से बिल्कुल संबंध नहीं बना रहा, लेकिन उनमें सिमिलर कैरेक्टर मिला है, समान लक्षण मिला है। इस प्रकार के प्रोसेस को बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। काफी दूर से आ रहा है, किसी से कोई संबंध नहीं है, एक जगह जाकर के कन्वर्ज करके मिल गया, यानी समान लक्षण आ गया, इसी को बोलते हैं कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट में होता है
समान लक्षण है बट वह डाइवर्ज एक ही जगह से डाइवर्ज करके असमान लक्षण बना रहा है, सॉरी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एडेप्टिव रेडिएशन एडेप्ट कर गया है। पैरेलल इवोल्यूशन, दो ऑर्गेनिज्म एक साथ पैरेलली इवॉल्व कर रहा है, अपने आप को विकसित कर रहा है, तो ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 88 की तरफ चलते हैं। नर्वस सिस्टम, मैमल्स के नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स का वह कौन सा पार्ट है जो नर्व इम्पल्स को रिसीव करता है, नर्व इम्पल्स को लेता है, प्राप्त करता है, उसका नाम है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स नर्व इम्पल्स को रिसीव करता है और एक जोन के सहारे भेज देता है दूसरे न्यूरॉन्स की तरफ, ये इसको याद रखिएगा। चलते क्वेश्चन 89 की तरफ। यूकैरियोट्स में जब ट्रांसलेशन होता है तो अमाइनो एसिड को बनाने के लिए, जब ट्रांसलेशन करेंगे यूकैरियोट्स में, तो अमाइनो एसिड जो जोड़ा जाता है ड्यूरिंग इनिशिएशन, यानी जब प्रोटीन बनेगा तो वह पहला अमाइनो एसिड कौन सा है जो जाकर ज्वाइन करता है, वह है मिथियोनिन। याद रखिएगा, मिथियोनिन पहला अमाइनो एसिड है जो यूकैरियोट्स में ट्रांसलेशन में जाके ऐड होता है, और प्रोकैरियोट्स में जो पहला अमाइनो एसिड ट्रांसलेशन में ऐड होता है उसका नाम है एन फॉर्मिल मिथोनिन। इसको याद रखिएगा, ये होता है प्रोकैरियोट्स में। कल को ये सवाल आपसे पूछ सकता है। चलते क्वेश्चन 90 की तरफ। आइए, इसमें से कौन सा टाइप का क्रोमैटिन है जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव और इनएक्टिव होता है क्रमशः? एक्टिव होता है यूक्रोमेटिन और इनएक्टिव होता है हेट्रोक्रोमेटिन। यही ऑप्शन सही है, बाकी सारा ऑप्शन गलत है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 91, क्रोमोजोम के मिडिल में सेंट्रोमियर है। मान लीजिए अगर हम क्रोमोजोम बनाएं, ये क्रोमोजोम है, सॉरी ये मिडिल नहीं हुआ, थोड़ा सा ऊपर चला गया, और कि आपको दिखा देते हैं। वीडियो से लगे रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, 10 सवाल और बनाना है। देखिए, ये हमने क्या किया, क्रोमोजोम के एकदम सेंटर मिडिल पे, ये मिडिल पे क्या बनाया है, इसी मिडिल पे बना दिया है मैंने सेंट्रोमियर। तो इस प्रकार के, और इसका दोनों आर्म्स जो है क्या है, दोनों बाजू जो है पी और क्यू, ये इक्वल है। इस प्रकार के क्रोमोजोम को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में एक सेंट्रोमियर से क्रोमोजोम का 2 आर्म्स अटैच रहता है और दोनों आर्म्स लेंथ में बराबर होता है, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 92। जबड़ा पहली बार वर्टिब्रेट के किस ग्रुप में आया था? पहली बार जबड़ा, तो पहली बार जबड़ा आया था फिशेज, मछलियों में पहली बार जबड़ा देखा गया था वर्टिब्रेट के केस में, बाकी सब में बाद में आया था, एम्फीबियंस में सब में बाद आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 93 की बात करते हैं। इन एनिमल्स, इसमें फिल इन द ब्लैंक भरना है। यॉक इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। पूरे साइटोप्लाज्म में यॉक जो होता है वह बराबर मात्रा में चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट रहता है। इस प्रकार के जानवर में कौन सा एक पाया जाता है? वहां पाया जाता है आइसोलेसिथल। आइसोलेसिथल में आइसो का मतलब होता है बराबर मात्रा में यॉक का बंटवारा होना। टीलो में क्या हुआ, एक पर्टिकुलर कॉर्नर पर चला जाएगा, मेसो में भी एक पर्टिकुलर जगह पर चला जाएगा, सेंट्रो में सेंटर पर होता है। तो ओनली ऑप्शन ए सही है, जहां पर पूरे साइटोप्लाज्म में बराबर मात्रा में यॉक क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट रहता है। ये आपको समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं। क्वेश्चन 94 में देखिए, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। यहां पर एक जीनोटाइप दिया है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। कहता है इस जीनोटाइप से कितने प्रकार का गैमेट बन जाएगा। एक ट्रिक दे रहा हूं, याद कर लीजिए। ट्रिक होता है 2 के पावर n, और n का मतलब होता है नंबर ऑफ हेट्रोगैमेट। n का मतलब होता है नंबर ऑफ हेट्रोगैमेट। हेट्रोगैमेट मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए, ये हेट्रोगैमेट हुआ। कैपिटल ए ये होमोगैमेट हुआ। तो हमें सिर्फ हेट्रोगैमेट काउंट करना है। तो यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल ए एक हेट्रोगैमेट, कैपिटल बी स्मॉल ए दूसरा हेट्रोगैमेट। टोटल कितना हेट्रोगैमेट हुआ? 2 हेट्रोगैमेट। तो 2 के पावर 2 कितना हो गया? 4। तो टोटल कितना बना?
तो टोटल 4 प्रकार का गैमेट बनेगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, काम आ जाएगा पेपर में। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलते हैं। एंटीबॉडी इनमें से कौन सा सेल बनाता है? याद रखिएगा, बी सेल। बी सेल एंटीबॉडी को बनाता है, ये याद रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। आइए, प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन दैट इंक्रीजेज द सेल नंबर ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी प्रारंभिक भ्रूण विकास के दौरान कोशिका की संख्या को जो बढ़ाता है, उस विभाजन को जो करता है, उस प्रकार के सेल डिवीजन को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं माइटोसिस। माइटोसिस में सेल नंबर बढ़ता है, मायोसिस में क्रोमोसोम का संख्या आधा हो जाता है, एपोप्टोसिस में सेल डेथ होता है, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन 97 की तरफ। इकोलॉजिकल सक्सेशन में इंटरमीडिएट डेवलपमेंट स्टेज क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं सीरे। इसको सीरे कहते हैं। क्लाइमैक्स टॉप क्लास का होता है। इकाइसिस कोई टर्म नहीं है। न्यूडेशन होता है कि जहाँ पर आपका कोई पहाड़ वार है, वहाँ बनता है, वहाँ पर सक्सेशन हो, उसको बोलते हैं न्यूडेशन। सीरे इज द इंटरमीडिएट स्टेज, याद रखिएगा। क्वेश्चन 98 की तरफ आते हैं। इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है आई के फोटो पिगमेंट के बारे में? तो यहाँ एक ऑप्शन बी दिया, वही गलत है। विजुअल पर्पल इज ए डेरिवेटिव ऑफ रोडोप्सिन, गलत बात है। विजुअल पर्पल इज सेम एज रोडोप्सिन। रोडोप्सिन को ही विजुअल पर्पल कहते हैं। रोडोप्सिन से विजुअल पर्पल डेराइव नहीं हुआ है। ऑप्शन सी है, दे आर प्रोटीन सेंसिटिव टू लाइट, ये भी सही है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्स, ये भी सही है। रेड, ब्लू, ग्रीन, ये भी सही है। एस्कोटोपिक विजन इज फंक्शन ऑफ रोडोप्सिन, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फोटोपिगमेंट ऑफ आई। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। वीडियो पर अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल को नए सब्सक्राइबर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन 99 की तरफ। विच ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड इज वाइडली यूज फॉर प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक प्लांट? ट्रांसजेनिक प्लांट को बनाने के लिए कौन सा ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड का इस्तेमाल करते हैं? तो रट जाइए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। यही एक ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है जिसको इस्तेमाल करते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट को बनाने में। बाकी ऑप्शन गलत है, याद रखिएगा। इकोलाई बैक्टीरिया है, बैसिलस थ्रोंगियोसिस बैक्टीरिया है, स्टेफोरिस बैक्टीरिया है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ चेपरोन प्रोटीन? चेपरोन प्रोटीन का क्या काम है? चेपरोन प्रोटीन को ही बोलते हैं हिट, H फॉर हिट, S फॉर शॉक, P फॉर प्रोटीन। हिट शॉक प्रोटीन ये ऐसा प्रोटीन है जो कि कहीं पर कोई ऐसा प्रोटीन है जो प्रोटीन मिसफोल्डिंग हो गया है, जो प्रोटीन ठीक से फोल्ड नहीं हो पा रहा है, उसको ये बचा लेता है। तो चेपरोनिन प्रोटीन क्या करता है? इट रेस्क्यूज प्रोटीन दैट हैव फोल्डेड इम्प्रॉपरली एंड अलाउ देम टू फोल्डेड रीफोल्ड प्रॉपरली। कोई प्रोटीन अगर मिसफोल्ड हो गया है, गलत तरीके से उसमें फोल्डिंग आ गया है, तो उसको ये बचाता है, बाहर निकालता है और कहता है कि आप अच्छे तरीके से फोल्ड कर लीजिए। इसी में चेपरोनिन प्रोटीन का काम आता है। तो ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपने एंजॉय किया हुआ थ्रू आउट द लेक्चर। तो वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पेपर 2 का 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। जम करके रिवीजन कीजिए, आपका पात्रता परीक्षा क्वालिफाई हो जाएगा। थैंक यू।